में जो नेटो तर्ज का मुआहदा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हुआ है, क्या समझते हैं इस मुआहदे में और भी ममालिक शामिल हो सकते हैं? एक तो ये सवाल है आपसे। दूसरा ये है कि सऊदी अरब और कतर वगैरह में पहले भी अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, क्या पाकिस्तान के फौजी अड्डे जो हैं वो सऊदीया में बनेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसीलिए बड़े केयरफुल होने की बात, नेटो, वार्सो पैक्ट छोड़े इसको जी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अलायंस हुआ है जी। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी गल्फ रियासत है, इतना बड़ा उसका रकबा है कि हमसे 3 गुना है। दौलत उसकी दुनिया के दौलत तरीन ममालिक में है। अब वो साइंस में भी बड़ी तरक्की कर रहा है। हमारा मुआहदा हुआ है सऊदी अरब से इसलिए हमें इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब ने अगर ये समझा है कि हमसे मुआहदा करने में उनको फायदा है, तो वो फायदा तो गल्फ की रियासतों को भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गल्फ की रियासतें उसी किस्म का मुआहदा करेंगी, मुझे कुछ का तजुर्बा है एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। ये ऐन मुमकिन है कि गल्फ की रियासतों से डिफेंस कोऑपरेशन हमारी बढ़ जाए, और ये एक सर्टेनिटी मैं बता दूं कि गल्फ की कलेक्टिव डिफेंस जो है वो बढ़ेगी, उनके अंदर हमआहंगी होगी, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे आपस में, वो ये अब एंटिसिपेट करेंगे, मिसाइल जब उन पर लॉन्च हो रही होंगी उसको इंटरसेप्शन के लिए कोशिश करेंगे। पहले नहीं, पाकिस्तान के आने का ये फर्क पड़ा है कि एक नफ्सियाती दबाव था अरब ममालिक पे, और वो क्या था कि जी ये तो न्यूक्लियर पावर है। और भाई अगर वो न्यूक्लियर पावर है, मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान खुदा न खास्ता न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स ना इस्तेमाल किए ना उसकी धमकी दी है, हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे जो भी सऊदी अरबिया ने गारंटीज मांगी हैं और हमने गारंटीज मांगी हैं, ये सीक्रेट रहेगी, इसलिए काइट फ्लाइंग की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ न्यूक्लियर वेपन्स का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए, इसके हमारे दुश्मन हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। हम नेटो टाइप की लोग बात कर रहे हैं। देखिए, ये मैं मानता हूं कि गल्फ की जो रियासतें हैं उनके दरमियान ऑलरेडी हमारे साथ, हमने तो नेवी बनाई है बहरीन की, हमारा तो अंदर कमांडर इन चीफ था। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो केपी के जो गवर्नर थे वो साबिक कमांडर इन चीफ नेवी थे बहरीन के। इसी तरह यूएई की एयरफोर्स में हमारा बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। हमने सिविल एयरलाइंस में भी यूएई में बहुत अपना दोस्ताना किरदार अदा किया है। आज माशाल्लाह मुझे खुशी होती है, वो एयरलाइंस जो हैं वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस हो गई। दिल इस बात पे दुखता है कि हम जो है दूसरों को चला के खुद किधर चले गए। हमारी एयरलाइंस का तो हशर कुछ नहीं रहा। तो अब जो आप बात कर रही हैं, इस्लामी दुनिया में ये फीलिंग आएगी, लेकिन खतरा इस्लामी दुनिया को नहीं, अफ्रीका वालों को कोई खतरा नहीं, मलेशिया कोई खतरा नहीं, इजराइल से खतरा है खित्ते के ममालिक को। और वो खित्ते के ममालिक मैं समझता हूँ वो है यही गल्फ की रियासतें, बाय एक्सटेंशन, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का अगर अलायंस हुआ है तो वो दोनों मुल्कों को एक दूसरा खतरा है। सऊदी यूएई इसको, इजराइल को हमसे खतरा है, हमें इजराइल से खतरा है, लेकिन हमने ये खतरा जानबूझ के आंखें खोलते हुए लिया है कि हमारे जो भाई हैं इस इलाके में, जिस तरह ये एक बदमस्त हाथी की तरह और रौंदता चला जा रहा है, 6 मुल्कों पे इसने हमला कर दिया है, तो हमने विलिंगली ये रिस्क लिया है कि हम सऊदी अरेबिया के लिए हम उनके साथ जॉइंट डिफेंस करेंगे, और हमें कॉम्प्लिकेशंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है। इससे कबल भी खाना काबा पे खुदा ना करे एक दफा कुछ हमला करने की कोशिश की थी, तो मत भूलिए पाकिस्तान की फौज ने जाके उनको बाहर निकाला था। उसके लिए हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। अच्छा कसूरी साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया के कुछ लोग जो हैं वो मजाक उड़ाते थे या कहते थे कि क्यों ऐसा करते हैं। अब भी ये देखें कि जब सऊदीया के साथ ख़ास तौर पे उनके मुआहदे हुए, जब उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इतनी ह्यूज, तो इंडियन चैनल्स पे तो ये आम था कि वो कहते थे कि जी हमने पाकिस्तान से सऊदी अरब को छीन लिया है और सऊदी अरब जो है हमारे साथ आ गया। तो अब सूरत हाल इस मुआहदे के बाद तो ये है कि इंडिया और इसराइल में ख़ास तौर पे सफ़े मातम बिछी हुई है, और उन दोनों को अंदाज़ा भी नहीं था इस बात का कि ये मुआहदा होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि जो फाशिस्ट हुकूमत है मोदी की, वो तो वहाँ पे इस वक्त बहुत उनके लिए ख़तरे की बात है ये? जी हाँ, मैं हिंदुस्तान के मीडिया को
पिछले 50 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और उनके जो बड़े बड़े लिखने वाले हैं जो अक्लमंदी से लिखते हैं, चाहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों, एक तो पागल है ना, वो गालियाँ वालियाँ देते रहते हैं, वो क्योंकि जो टेलीविज़न है उनमें से कई ख़रीद लिए गए हैं। मोदी साहब के जो अरबपति दोस्त थे, उन्होंने पुराने, मैंने ऐसे इंडियन चैनल से डील किया है, ऐसे जो बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल थे, वो इस किस्म की नॉनसेंस नहीं किया करते थे जो अब आपको चैनल्स पे सुनने में आती है। हमने तबाह 4 डे वॉर में भूखा मार देंगे, प्यासा मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये तो कोई मोची दरवाजे की तकरीरें थी, रिस्पॉन्सिबल चैनल्स नहीं थे। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना जी, वो ये कहा करते थे, देखें एक चीज़ माननी पड़ेगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो गलत नतीजा निकालेंगे। हिंदुस्तान की इकॉनमी हमसे बहुत आगे निकल गई। अगर वो 4 गुना बड़ी होती, 5 गुना, तो मैं मान सकता था। हमसे 10 गुना बड़ी हो गई। आईटी में हमसे बहुत बड़ा निकल गया है। तो बजाय ये हम पर्दापोशी करें, हमें अपने कमजोरियां भी देखनी पड़ेंगी। सिर्फ हम यही खुश होते रहें, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी एक विंडो अपॉर्चुनिटी दी है। उस विंडो अपॉर्चुनिटी को बजाय मैं कि डोंगरे बजाता जाऊं, मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मौका आया, हमारी बहादुर अफवाज ने एक मौका प्रोवाइड किया है। इस विंडो अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। ये जितनी देर के लिए खुली है, 1 डेढ़ 2 साल, हमें इसमें बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, ताकि हम फिर हाथ ना फैलाएं IMF और दूसरों के आगे। ये इससे लेसन है। और वो जो आपकी बात मैं 100% एग्री करता हूँ, वहाँ तो साफ सूंघ गया है। मैं तो देख रहा हूँ उनको, वो बल्कि आपस में, हालांकि उनको समझ नहीं आ रही कहें क्या, क्योंकि सऊदी अरब से उनका बहुत बड़ा ये है, हमारा सिर्फ 4 अरब की ट्रेड है, उनकी 40 अरब है। तो उनके हमसे बहुत ज़्यादा बंदे गल्फ में काम भी कर रहे हैं। वो सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं उनमें, लेकिन बड़ी अच्छी खासी तादाद में वहाँ हिंदुस्तानी हैं। तो उनको ख़तरा तो होगा कि भाई, लेकिन अभी उनको ख़तरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलायंस किसी के खिलाफ नहीं, ये डिफेंस अलायंस है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कसूरी साहब, डिफेंस अलायंस है। कसूरी साहब, आप एक जो बात बार बार कर रहे हैं कि हमें फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, वाकई ही इस सारी सूरत हाल में हमें कुछ ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। तो ये फरमाइएगा कि जहां पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ इसमें अमेरिका या वेस्ट या उस तरह की सोच रखने वाले जो ममालिक हैं, उनकी तरफ से कुछ खतरात भी लाक हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, इजराइल की तरफ से तो बढ़ेगा, लेकिन कोई नई बात नहीं है। इजराइल तो मुझे 1999 में, मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, और 5 मुल्कों में मैं प्राइम मिनिस्टर का सिंगल एनवॉय गया था। मैं गया था फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, रूस और यूरोपियन यूनियन। और उस वक्त जो पोजीशन थी कि जी ये जो हिंदुस्तान वाली आपने और इजराइल की बात की है, मैंने जब मैं पेरिस पहुंचा तो मुझे इस्लामाबाद से मैसेज आई कि आपको मिलने आ रहा है सेक्रेटरी जनरल फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री का जो हाईएस्ट ऑफिशियल है। शाम को उसने मुझे मिलने आना था। मुझे कहा इनको बता दें कि इजराइल और हिंदुस्तान प्लान कर रहे हैं हम कहूटा पे हमले करने की, तो उनको ये बताएं। और मैंने बता दिया कि आप देखें हवाई जहाज F-16 उड़ रहे हैं, 6 उड़ते हैं, वो फिर नीचे होते हैं रिफ्यूलिंग करे, 6 और उड़ जाते हैं। इसलिए उड़ रहे हैं कि जिस वक्त आप कहूटा पे हमला करेंगे उसी वक्त हम हमला कर देंगे बॉम्बे के करीब ट्रॉम्बे पे जो आपका रिएक्टर है। तो कोई नई बात नहीं है इजराइल और हिंदुस्तान का इश्तराक। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपना डिफेंस कर सकता है, और इजराइल को मैंने तो वाहिद शर्त फॉर इस लेवल पे मेरी मीटिंग हुई है, लेकिन पहली दफ़ा सदर अर्दोआन ने एहतमाम किया, मेरी मीटिंग करवाई उन्होंने इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से। वो ख़तरा ही उनको पाकिस्तान से है, क्योंकि लेकिन मैंने तो उनको कहा जी आपको क्या ख़तरे की ज़रूरत है, हमारा तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया स्पेसिफिक है। लेकिन बड़ी मासूमी से वो समझ तो गए हमारी जो मिसाइल्स है उनकी रेंज है अप टू अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन अंडमान आइलैंड्स करीब है, इस दूर, और इजराइल करीब है। तो इजराइलियों को समझ है कि रेंज हमारी वहाँ तक है।
اسرائیلیوں کو سمجھ ہے کہ ہم نے 1973 میں ان کے جہاز گرائے ہیں شام میں، جب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کال پہ پریزیڈنٹ حافظ الاسد کی، انہوں نے حافظ الاسد صاحب نے ریکویسٹ کی کہ جب مصر نے حملہ کیا اور شام اس کا اتحادی تھا اسرائیل پہ اور اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے، گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو گیا، لیکن امریکہ اس کی مدد کو آ گیا اور کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہو گئے، تو انہوں نے ہم سے مدد مانگی تھی شام نے کہ آپ پائلٹ بھیجے، ہم نے بھیجے اور ڈاگ فائٹس میں ان کے جہاز ہم نے گرائے۔ تو یہ آپ کو پاکستان اسرائیل آپس میں کیئرفلی ہینڈل کرتے ہیں، دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے کیئرفل ہونا چاہیے۔ اب ہم نے جو سعودی عربیہ سے الائنس کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر خدا نہ خواستہ نہ الائنس ہوتا اور سعودی عربیہ پہ حملہ ہوتا، پاکستان کا پبلک اوپینین حکومت کو فورس کر دیتا کہ جائیں وہ، جیسے شام اور عراق میں یہ پبلسٹی نہیں ہو رہی، بہت سے شیعہ مسلمان بھائی ہمارے گئے ہوئے ہیں، کسی کو بتا کے اجازت سے نہیں گئے، وہ چلے گئے، ان کو خطرہ تھا کہ اسرائیل مقدس مقامات پہ حملہ کر رہا ہے، وہاں بم پھٹوا رہا ہے، تو اس لیے جو اگر نہ بھی معاہدہ ہوتا سعودی عرب سے تو اتنی لوگوں کو عقیدت ہے حرمین شریفین سے کہ لوگ برداشت ہی نہ کر سکتے، لیکن اس کا بڑا زبردست فرق پڑے گا، پاکستان کے لیے بھی اچھی بات ہے، گلف کے لیے بھی اچھی بات ہے۔